नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट मामले में 2 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी को अवैध और गैरकानूनी करार दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें शुक्रवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। बता दें, दोपहर 2:30 बजे के बाद जब सुनवाई फिर से शुरू हुई तो इमरान अपनी कानूनी टीम के साथ अदालत कक्ष में मौजूद थे और उनके वकील ख्वाजा हारिस ने अपनी दलीलें पेश की। हारिस ने अदालत के सामने तर्क दिया कि राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो यानी एनएबी द्वारा की गई कार्रवाई अवैध थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चली सुनवाई में ब्रेक के दौरान पत्रकारों से बातचीत में इमरान खान ने कहा कि गिरफ्तारी के बाद जो हुआ वो तो होना ही था, ये वो पहले भी कई बार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि सभी घटनाओं के लिए केवल एक व्यक्ति जिम्मेदार है और वो है सेना प्रमुख। इमरान ने कहा कि पाकिस्तान सेना के प्रमुख को डर है कि इमरान अगर दोबारा पीएम बने तो सेना अध्यक्ष की प्रमोशन को डिनोटिफाई कर देंगे। प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुनी हुई सरकार के पक्ष में फैसला सुनाए जाने के एक दिन बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर बड़ा आरोप लगाया है। उसने केंद्र पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए फिर से शीर्ष अदालत का रुख किया है। उसने आरोप लगाया है कि केंद्र उसके सेवा सचिव के तबादले को लागू नहीं कर रहा है। इसने कहा है कि एक दिन पहले दिए गए शीर्ष अदालत के आदेश की अवमानना हो सकती है। बता दें, शीर्ष अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया था कि दिल्ली सरकार के पास सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर सेवाओं के प्रशासन पर विधायी और कार्यकारी शक्तियां हैं। अडानी हिंडनबर्ग मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान भारत के सॉलिसिटर जनरल एसजी मेहता ने कहा कि सेबी जांच के लिए और टाइम चाहती है। मेहता ने कहा कि सेबी को कम से कम 6 महीने का समय और चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि 6 महीने तो नहीं मिल सकते हैं, हम जांच के लिए समय बढ़ाएंगे, लेकिन 6 महीने के लिए नहीं, हम समय को 3 महीने के लिए बढ़ाएंगे। सीजीआई ने कहा कि सेबी 15 अगस्त 2023 तक अडानी हिंडनबर्ग मामले की जाँच पूरी करे। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने अडानी ग्रुप पर जांच के लिए एक 6 सदस्यीय विशेषज्ञ पैनल का गठन किया था। इस पैनल को 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। पैनल ने 8 मई को सुप्रीम कोर्ट में सेरीबंद कवर में अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। पैनल द्वारा कोर्ट में फाइल की गई रिपोर्ट आज चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के सामने पेश की गई। HD कुमारस्वामी के जनता दल सेक्युलर ने कहा है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों से उसे संकेत मिले हैं और संपर्क करने की कोशिश की गई है। JDS के नेता ने कहा कि इस मामले में फैसला ले लिया गया है कि किसको समर्थन करना है। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं बताया कि किस पार्टी को समर्थन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि समय आने पर यह साफ कर दिया जाएगा। जनता दल सेक्युलर यानी JDS का यह समर्थन इसलिए काफ़ी अहम है क्योंकि अधिकांश एग्जिट पोल ने कर्नाटक में त्रिशंकु विधानसभा की भविष्यवाणी कर रखी है। ऐसी स्थिति में JDS की भूमिका किंग मेकर की होगी, यानी त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में उसके समर्थन के बिना वहां बीजेपी या कांग्रेस सरकार नहीं बना सकती है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को एकनाथ शिंदे और उनकी सहयोगी बीजेपी को चुनाव का सामना करने की चुनौती दी है। उन्होंने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, आइए सभी नए चुनावों का सामना करें और लोगों को अंतिम निर्णय लेने दें। जैसा कि मैंने इस्तीफा दिया था, मुख्यमंत्री को भी नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पूर्व राज्यपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए ठाकरे ने शुक्रवार को कहा, भगत सिंह कोश्यारी के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि एक के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो दूसरे कुछ भी अवैध नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे ने ये कार्रवाई की मांग तब की है जब पिछले साल शिवसेना में हुए विद्रोह पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि तत्कालीन महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाने का फैसला कानून के अनुसार सही नहीं था। उद्धव ठाकरे ने आज मामले को लेकर फिर से अदालत जाने की चेतावनी दी है। NDTV की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ये भी कहा कि अगर विधानसभा अध्यक्ष ने पिछले साल बगावत करने वाले शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं लिया तो वो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बता दें कि उस अयोग्यता पर फैसला नहीं लिए जाने की वजह से उनकी सरकार गिर गई थी। उद्धव ने कहा कि जैसा कि हम पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे, अगर स्पीकर समय सीमा के भीतर फैसला नहीं लेते हैं तो हम एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।
फिलहाल स्पीकर विदेश में हैं, जब वो वापस आएंगे तो उन्हें जल्द ही फैसला लेना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी को भी बताना चाहता हूं कि देश में नंगा नाच चल रहा है और आपको इसे रोकना चाहिए। दुनिया भर में महाराष्ट्र का नाम खराब किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में 68 जजों के जिला जज कैडर में प्रमोशन को अवैध करार दिया है और प्रमोशन लिस्ट पर रोक लगा दिया है। इन 68 जजों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि से जुड़े मामले में सजा देने वाले जज हरीश हसमुख भाई वर्मा भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि फिलहाल जिन जजों को प्रमोट किया गया है उन्हें पुराने पद पर वापस भेजा जाए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार न्यायमूर्ति एम.आर. शाह ने कहा, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि गुजरात के भर्ती नियमों के अनुसार प्रमोशन की क्राइटेरिया मेरिट कम सीनियरिटी है और सूटेबिलिटी टेस्ट है। ऐसे में हम संतुष्ट हैं कि राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का उल्लंघन करता है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सुदर्शन न्यूज सहित कुछ समाचार चैनलों और यूट्यूब, गूगल और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को उन समाचार रिपोर्टों के लिंक ब्लॉक करने का निर्देश दिया जिनमें एक मुस्लिम व्यक्ति पर एक महिला को जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया गया है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह की बेंच अजमत अली खान द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दिल्ली की महिला द्वारा 19 अप्रैल को दर्ज की गई एफआईआर के संबंध में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित समाचार आइटम और वीडियो को हटाने की मांग की गई, जिसमें उस पर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया गया है। खान का मामला ये था कि उसके खिलाफ आरोपों की दिल्ली पुलिस द्वारा जांच की जा रही है और वीडियो का प्रसार स्वतंत्र जांच के साथ साथ उनकी सुरक्षा और सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने दावा किया है कि उनके फोन को टैप किया जा रहा है। बजरंग पूनिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके फोन नंबर ट्रैक किए जा रहे हैं, हमसे ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे हमने कोई अपराध किया है। हमारे संपर्क में जो लोग भी हैं उन्हें भी ट्रैक किया जा रहा है। बता दें, इस बीच पहलवानों ने जंतर मंतर पर 11 मई को काली पट्टी बांधी थी। मालूम हो कि पहलवानों ने ब्रजभूषण पर गंभीर आरोप लगाए हैं और वो उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए असम सरकार ने तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की घोषणा के बाद असम सरकार ने एक समिति का गठन कर दिया है। समिति राज्य में बहुविवाह पर प्रस्तावित प्रतिबंध पर अपनी रिपोर्ट देगी। राज्य सरकार की ओर से गठित इस समिति की अध्यक्षता रिटायर्ड जज रूमी फूकन करेंगे। बता दें, इस साल फरवरी में असम सरकार ने बाल विवाह पर कार्रवाई शुरू करने के बाद हजारों लोगों को गिरफ्तार किया था। मुख्यमंत्री हेमंत ने कहा है कि इस समिति को 60 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने और घरों में आई दरारों के चलते एक बार फिर आंदोलन शुरू हो गया है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले अपनी मांग के लिए पीड़ितों ने गुरुवार शाम शहर भर में मशाल जुलूस निकालकर आंदोलन शुरू किया। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन के बाद 20 अप्रैल को 20 दिनों के लिए यह आंदोलन स्थगित किया गया था। प्रदेश सरकार ने उस समय कहा था कि प्रभावितों के मुआवजे और पुनर्वास की मांगों को पूरा किया जाएगा। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने अप्रैल माह में 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सरकार को सौंपा था। सरकार के आश्वासन के बाद 107 दिनों के बाद 20 अप्रैल को धरना स्थगित किया गया था। आज सीबीएसई के 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षाओं के नतीजे आ गए हैं। इस बार 10वीं में कुल 93.12% बच्चे पास हुए हैं, जबकि 2022 में 94.40% स्टूडेंट सफल हुए थे। इसके अलावा 12वीं की परीक्षा में सीबीएसई के अनुसार इस वर्ष उत्तीर्ण प्रतिशत 87.33% है, जो 2019 में 83.40% से रही थी। एलन मस्क ट्विटर प्रमुख का पद छोड़ने जा रहे हैं। उन्होंने खुद इसकी घोषणा की है। बिना किसी व्यक्ति का नाम लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने ट्विटर के लिए एक नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ ढूंढ लिया है और वो अगले कुछ हफ्तों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी की भूमिका निभाएंगे। उन्होंने इतना जरूर साफ किया है कि अगली सीईओ महिला होंगी। बता दें, मस्क पर ट्विटर का नेतृत्व करने के लिए नया सीईओ नियुक्त करने का दबाव था ताकि वो अपने दूसरे बिजनेस पर ध्यान दे सकें। एलन मस्क की घोषणा के बाद द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट में कहा है कि एनबीसी यूनिवर्सल की कार्यकारी लिंडा याकारिनो को ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनने के लिए बातचीत चल रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।